डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंसेप्चुअल टॉपिक जिसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। राइट, फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है बेटा? एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेते हैं इन्वायरमेंट से और कहाँ तक लेकर के जाते हैं, अप टू दी लंग्स की एल्वियोलाई तक। ठीक है, और फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस ही एल्वियोलाई से इन्वायरमेंट तक आता है। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को इन्वायरमेंट से लंग्स तक लेकर के जाना, इसको हम कहते हैं इनहेलेशन। और मिक्सचर ऑफ गैसेस को लंग्स से इन्वायरमेंट तक लेकर के आना, उसको कहते हैं हम एक्सहेलेशन। ठीक है, तो जो ब्रीदिंग है, दो प्रोसेस हो गए। इनफ्लो को हमने कह दिया इनहेलेशन और आउटफ्लो को हमने कह दिया एक्सहेलेशन। राइट, ठीक है। ब्रीदिंग का एक और नाम है, दैट इज अ वेंटिलेशन। ठीक है, अब देखिए कई बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम मिक्सचर ऑफ गैसेस अंदर लेते हैं और मिक्सचर ऑफ गैसेस को ही बाहर निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं, वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोज़। राइट, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, आपको ये तो पता है कि गैसेस का मूवमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रेशर क्या है। ठीक है, गैसेस का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है ना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अगर गैसेस का मूवमेंट होता है तो कहीं ना कहीं जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसके वॉल्यूम को एक तरीके से हमने चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर जो मिक्सचर का प्रेशर है हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो देखिए वॉयल्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दी वॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटा कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। मीन्स अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटेगा। क्लियर है कि नहीं है? और अगर हमें हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर, ठीक है, गैसेस के मिक्सचर को अंदर लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को घटाना पड़ेगा या वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा? वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो जो गैसेस के मिक्सचर का जो प्रेशर बाहर है उससे कम होगा और गैसेस बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। ये जो लॉ है एक क्लोज चैम्बर पर काम करता है। इसी तरह से जो हमारी थोरेसिक कैविटी है एक क्लोज चैम्बर की तरह काम करती है। ठीक है, क्लोज चैम्बर के अंदर क्या होगा? जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता है कि एट सी लेवल पर जो गैसेस का मिक्सचर का जो प्रेशर होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg। किस पर? सी लेवल पर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो अगर गैसेस का इनफ्लो अगर कराना है, गैसेस को अंदर लेकर के अगर जाना है, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा बेटा मेरे को कि मेरे अंदर जो प्रेशर है, मेरी थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। उसको ड्रॉप करने के लिए, ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू दी वॉयल्स लॉ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? अब देखिए, इस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए थोरेसिक कैविटी के अंदर सर्टन मसल्स हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि थोरेसिक कैविटी किस किस पार्ट से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, अगर हम डोर्सल साइड की बात करें तो वहाँ पर क्या वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, अगर हम वेंट्रल साइड की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है? स्टर्नम है। ठीक है, और लेटरल साइड की अगर हम बात करें तो जो स्टर्नम और जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे कनेक्टेड है हमारी रिब्स, जो रिब केज बना रही हैं। और लोअर साइड में हमारे पास क्या है? दैट इज अ डायफ्राम। तो ये सारी स्ट्रक्चर मिलकर के क्या बनाती हैं? एक क्लोज चैम्बर बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं थोरेसिक कैविटी। राइट, क्लियर है? एक क्लोज चैम्बर बन गया। और क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर अभी हम बात करने वाले हैं कि हाउ वी इंक्रीज दी वॉल्यूम। ठीक है, हम हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जो हमारा पर्पज है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा भी बताया था कि गैसेस का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये हम जानते हैं, ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, हम जानते हैं। क्लियर है क्या नहीं है? ठीक है, तो देखिए बेटा होता क्या है, इस पूरी मैकेनिज्म के अंदर रोल होता है मसल्स का। ठीक है, किसका रोल होता है? मसल्स का रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की मसल्स हैं। ठीक है, बिटवीन रिब्स के बीचों मसल्स हैं, और डायफ्राम खुद एक मसल है। डायफ्राम आप जानते हैं कि एक स्केलेटल मसल है। ठीक है, और रिब्स के बीचों मसल्स होती हैं, और रिब्स का दूसरा नाम क्या है? हम कोस्टल कह सकते हैं उसको।
क्या कह सकते हैं बेटा, कोस्टल कह सकते हैं। तो रिब के बीच में जो मसल्स होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ICM का मतलब है इंटरकोस्टल मसल्स, जो कहाँ हैं, बिटवीन रिब्स के बीच में। क्लियर है क्या? इंटर का मतलब बिटवीन, कोस्टल का मतलब रिब्स, और मसल है ये, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये जैसे मैंने यहाँ पर ये स्टर्नम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, और ये क्या लगी हुई है हमारे पास, रिब्स, ब्लू कलर की क्या है, ये रिब्स हैं, ठीक है। अब ये रिब्स जो हैं, इन रिब्स के बीच में ये रिब्स है, ठीक है, ये भी रिब्स है, ये भी रिब्स है, इन रिब्स के बीच में क्या है, मसल्स हैं, राइट। देखिए अब यहाँ पर जो मसल्स हैं ये दो तरह की हैं, एक है हमारे पास EICM और दूसरी है मेरे पास IICM, ठीक है। EICM का मतलब है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल के दो टाइप हो गए, एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी मेरे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, राइट। क्लियर है क्या? ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है, ठीक है, ये बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड साइड, ठीक है। ये एक्चुअली में ऐसे मान सकते हैं कि एक रिब है, जैसे ये रिब है, ये दो रिब है हमारे पास, तो एक रिब का डोर्सल एंड दूसरे का वेंट्रल एंड, इस तरह से ये हमारी मसल्स यहाँ पर अरेंज रहती हैं, ठीक है। मीन्स अपर रिब का डोर्सल एंड और लोअर रिब का वेंट्रल एंड, ठीक है, उनके बीच में क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। उसके अपोजिट में हमारे पास कौन सी होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। आप ही छोड़िए कि वो कहाँ पर पोजीशनिंग है, सिर्फ इतना याद रखें कि रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। ये दो तरह की हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर? ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग के केस के अंदर जो रोल होता है वो होता है किसका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। किसका होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर कोई रोल नहीं होता है। कहाँ होता है, वी विल डिस्कस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो ये तो हमने बात करी किसकी, इंटरकोस्टल मसल्स की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ दी दैट इज अ डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम की जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं रेडियल मसल्स। क्या कहते हैं हम उनको, रेडियल मसल्स या फ्रेनिक मसल्स भी कह देते हैं। देखिए बेटा, ये थोरेसिक कैविटी का मेरा फ्रंटल व्यू है, दिस इज अ फ्रंटल व्यू, ये फ्रंटल व्यू है, और ये लेटरल व्यू है, लेटरल व्यू। ये फ्रंटल व्यू हो गया और ये लेटरल व्यू हो गया, ठीक है। यहां से थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए फ्रंटल व्यू में मैंने अभी आपको बताया, दिस इज द नेक रीजन, ठीक है। ये डायफ्राम है मेरे पास, ये इंटायर थोरेसिक कैविटी है। तो नीचे की तरफ जो आपको मसल दिख रही है दैट डॉम शेप लाइक, दिस इज नोन एज डायफ्राम, ठीक है। इसी के अंदर होती हैं रेडियल मसल्स, ठीक है, या आप इन्हीं को रेडियल मसल कह सकते हैं। दिस इज अ लेटरल व्यू, ये है लेटरल व्यू, ठीक है, जिसके अंदर आपको साइड में ये दिख रही है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, वर्टिब्रल कॉलम है, और ये क्या मेरे पास, स्टर्नम है। दिस इज अ डोर्सल साइड, दिस इज अ वेंट्रल साइड, और ये क्या लगी हुई है मेरे पास, दैट इज अ रिब्स। क्या है बेटा, रिब्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो मसल की बात करी है बेटा, कि रेडियल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब हाउ वॉयल्स लॉ यहाँ पर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वॉल्यूम को बढ़ाती है, ठीक है। क्लियर है क्या? देखिए बेटा, जो इनफ्लो ऑफ गैसेज है जिसको हम इनहेलेशन कह रहे हैं, वो है एक्टिव प्रोसेस। क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, और एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वायु के अंदर जहाँ पर हम एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है। और आउटफ्लो जो है एक पैसिव प्रोसेस है, जहाँ पर कोई एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो इनफ्लो हो रहा है, मीन्स इनहेलेशन हो रहा है, उसके अंदर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, और आपके जो इंटरकोस्टल मसल है, स्पेशली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैं, वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, और कॉन्ट्रैक्शन करने में क्या जाती है, एनर्जी जाती है। इसलिए जो हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस है उसके अंदर एनर्जी का कंजप्शन होता है, और इसलिए हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। और एक्सहेलेशन कैसा हो गया, पैसिव प्रोसेस। जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी ड्यूरिंग द इनहेलेशन, वो रिकॉइल कर करके कैसी प्रीवियस पोजीशन में आ जाती है,
क्लियर है क्या? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, ब्रीदिंग एक हमारा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया, यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट डू नॉट कन्फ्यूज विद द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी मिलती है, क्योंकि एनर्जी क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जो सेल के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, तो कैसा हो गया, एक सेलुलर प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमें कि रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और ब्रीदिंग के अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म मतलब कैसे, किस तरह से वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, जस्ट कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। ठीक है, और अगर आपके कुछ कुलीग हैं, फ्रेंड्स हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उन तक इस लिंक को भेजिए। थैंक यू।